आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना को देखते हुए मोदी सरकार अलर्ट पर है और इसके लिए बाकायदा रणनीति भी तैयार की जा रही है। अगर चौथी लहर आती है तो राज्यों के साथ मोर्चा बनाकर उसे मात देने का प्लान है और इसी रणनीति पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, उनकी राय सुनी और जानी और जरूरी निर्देश दिए। आज कोरोना को शिकस्त देने के लिए प्रधानमंत्री का प्लान विस्तार से हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम बात जो समझनी बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमेशा की तरह हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना है और वैक्सीन की अपनी दोनों डोज भी पूरी कर लेनी है। अब बच्चों की वैक्सीन भी आने वाली है, बच्चों को भी सुरक्षा कवच मिल जाए, इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। आज प्रधानमंत्री ने खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकारों को अलर्ट रहने को कहा है। राज्यों के साथ आज प्रधानमंत्री ने क्या रणनीति साझा की है, देखिए जरा। दिल्ली और यूपी समेत दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। हालात देखते हुए केंद्र ने भी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने भी राज्य सरकारों को आगाह किया। पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल हुए। सभी के सुझावों को सुनने समझने के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ केंद्र और राज्यों की साझी रणनीति समझाई। अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, उनका 100% RT-PCR टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद इसकी रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ लगातार मंथन किया है। आज की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री का फोकस खास तौर पर बच्चों पर रहा। अरसे बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन बच्चों के संक्रमित होने से पेरेंट्स में चिंता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्दी ही बच्चों को भी सुरक्षा कवच मिल जाएगा। एक दिन पहले ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। 5 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को रणनीति बताई। पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में केंद्र और राज्यों में संतुलन पर जोर दिया। तीसरी लहर के दौरान राज्यों के काम की तारीफ की और भरोसा जताया कि अगर इस बार भी मामले तेजी से बढ़ते हैं तो केंद्र और राज्य मिलकर कोरोना को मात दे देंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि कोरोना के मामले में वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और दुनिया के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनके सुझाव के आधार पर एक्टिव और कलेक्टिव तरीके से आगे की लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक क्यों बुलानी पड़ी।
पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कोरोना संक्रमण की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट अभी चिंता बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी भी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक, दोनों ही राज्यों समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण से जुड़े खतरे के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर माने तो एक दिन के अंदर कोरोना के 2927 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 17.8% की बढ़ोतरी हुई है। अगर रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो वो 0.58% तक पहुंच चुकी है और वहीं हर हफ्ते का संक्रमण दर भी 0.59% तक पहुंच गया है, जिसका नतीजा ये है कि देश में पिछले एक हफ्ते से लगातार 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता दिल्ली और एनसीआर को लेकर है। अगर सिर्फ हम दिल्ली की ही बात करें तो वहां हर रोज 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली के बाद सबसे बुरा हाल नोएडा और गाजियाबाद का है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 126 नए मामले सामने आए और इस वक्त नोएडा में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या 697 हो चुकी है और वहीं एनसीआर में ही पड़ने वाले गाजियाबाद की अगर बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 75 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 298 हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों के नए मामलों को मिला लिया जाए तो राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1.87% हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और इजाफा होने की आशंका है और उसकी वजह राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो आदेश है जिसमें उन्होंने हर रोज कम से कम 1.5 लाख सैंपल की जांच के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की ही तरह एनसीआर का एक और शहर है गुरुग्राम। वहां भी कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को वहां 409 नए कोविड मामले सामने आए। इस दौरान गुरुग्राम में पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच गया है। इस समय गुरुग्राम में कोरोना के 1380 एक्टिव मामले हैं। हालात और ज्यादा खराब ना हो, इसी को देखते हुए सरकारें अपनी मेडिकल सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के लगातार पालन करने की अपील कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन की डोज मिल गई है और इसीलिए डॉक्टर्स भी यही दावा कर रहे हैं कि संक्रमण की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। देश की वैक्सीनेशन मुहिम पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो सुनाते आपको। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो कोरोना से बचाव में वैक्सीन की दीवार बहुत कारगर है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए डॉक्टर्स और क्या क्या सलाह दे रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों में बेड प्रचुर मात्रा में है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। इस वक्त हम लोग एलएनजेपी अस्पताल के अंदर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम एम्बुलेंस खड़ी हैं, कोविड के वार्ड खाली हैं।
मात्र 1 से 1.5% के बीच मरीज कोरोना के भर्ती हो रहे हैं। हर दिन 1000 से ज्यादा केसेस हैं। इस वक्त अगर एलएनजेपी अस्पताल की बात करें तो 750 बेड्स हैं, 500 बेड जो आईसीयू के हैं वो हैं, और ये सारे लगभग 1 से 1.5% अगर ऑक्यूपेंसी है तो समझिए 99% के करीब जो कोविड के बेड्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। पूरी तैयारी कर रखी है अस्पताल प्रशासन ने। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको भी दुरुस्त करके रखा है, लेकिन इस बार का जो कोविड वेव है वो इस वक्त तक माइल्ड चल रहा है। जो यहाँ के एमडी हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेश, उनके मुताबिक इस बार जो सिम्टम्स हैं कोरोना के वो काफी माइल्ड हैं। 3-4 दिन के बाद लोग खुद ही ठीक हो जा रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ रही है, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि अपने आप को स्वस्थ रखना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनको पहले से डायबिटीज या किडनी की बीमारी या इस तरह की कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी की है। हर रोज 1000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। फरवरी के बाद ये पहली बार हुआ है जब दिल्ली में इस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए अभिषेक आनंद, दिल्ली। बेशक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन ज्यादातर संक्रमित मरीजों को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ी है और दिल्ली का सरकारी अस्पताल एलएनजेपी यानी कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, वहां भी कोविड वार्ड के ज्यादातर बेड्स खाली पड़े हैं। एलएनजेपी के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या अभी भी कम है। क्या हो रहा है अस्पतालों में, बताने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश हैं। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटलाइजेशन इस बार कम हो रही है, क्या कारण है इसका? कितना अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन हो पाया है? हमने देखा कि पेशेंट्स का जो पॉजिटिविटी है हमने देखा बढ़ा है, 4% से भी ऊपर, 4 से 5 के बीच में आ रहा है, लेकिन जो भर्ती होने का दर है वो बहुत कम है। ज्यादातर पेशेंट्स को हल्के लक्षण है और केवल रेफर्ड पेशेंट्स जिनको कि मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स है या किसी को लंबी बीमारी है या डायलिसिस के पेशेंट्स हैं या लिवर डिजीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है और उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस तरह के पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। या प्रेगनेंसी में जो मदर हैं और उनको कोरोना हो गया तो वो भी हमारे पास एक पेशेंट अभी एडमिट है। टोटल 11 मरीज हमारे यहाँ पे लोकनायक में एडमिट है, जबकि 450 बेड आज हमारे पास टोटल है कोरोना के लिए। और मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली का यदि हम वो देखें हॉस्पिटलाइजेशन का, तो इंडोर पेशेंट्स 1 से 1.5% है, यानी कि 98% बेड अभी भी खाली हैं और 1 से 1.5% बेड ही ऑक्यूपाइड है कोविड के एक्ट में यदि हम देखते हैं तो। सर, जिस तरह से पिछली बार ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के भी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, इस बार कितना प्रिपेयर्ड है दिल्ली इस चीजों को लेकर के? ऑक्सीजन के लिए हमने बहुत ही बड़े युद्ध स्तर पर तैयारी की हुई है, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में काफी लोगों को ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम्स था, और इस बार हमने ऑक्सीजन के लिए जो हमारी कैपेसिटी है वो 5 टन से बढ़ाकर 50 टन प्रतिदिन, मतलब एक दिन में हम 50 टन ऑक्सीजन का हमारे पास, क्योंकि इन हाउस हमारे पास प्रोडक्शन भी हो गया है। 5 पीएसए प्लांट्स हमारे चालू हैं, सभी बेड्स पे सेंट्रल पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई है। लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे जो टैंक है उसका कैपेसिटी भी बढ़ गया है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए अब हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और पीएसए प्लांट्स के द्वारा हमारा अंदर भी प्रोडक्शन चालू है, तो कोई प्रॉब्लम। सर, जो एक आम धारणा बनी हुई है कि कम इसका असर हो रहा है, इस वजह से लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, एक एक्सपर्ट के नाते आप क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, कोरोना से अभी हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। कुछ लोगों ने हम देखा है कि सेकेंड डोज नहीं लिया। हमारे यहाँ पे जो एडमिट है 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज मिस कर दिया और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ और वो अस्पताल में ऑक्सीजन उनको देना पड़ा हमें। तो ये बहुत जरूरी है कि कोविड की जो वैक्सीन है उसके दोनों डोज लें। इसके साथ साथ थर्ड जो डोज है, प्रिकॉशन डोज है, वो भी अब उपलब्ध है, वो भी आप जरूर लें। इसके साथ साथ अब बच्चों में भी वैक्सीन अवेलेबल हो गया है, 6 साल से ऊपर के बच्चों में कोवैक्सीन चालू हो गया है। तो ये सब बहुत आवश्यक है कि वैक्सीनेशन से हम एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं और अपने परिवार को और सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। सो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, ये सबसे आवश्यक है, जरूरी है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन जंग जारी है। 2 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी इसके खत्म होने के आसार नहीं है। यूक्रेन यूरोप के देशों की तरफ से मुहैया कराए गए हथियारों के दम पर रूस का सामना कर रहा है और इस बात से नाराज रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। यानी यूक्रेन की जंग अगर नहीं थमी तो किसी भी दिन यह लड़ाई वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। रूस की धमकी के जवाब में जर्मनी ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट टैंक देने की घोषणा की। इसी तरह ब्रिटेन स्ट्रॉमर बख्तरबंद वाहनों को यूक्रेन भेजने जा रहा है। इस तरह यूरोप में टकराव तेज हो सकता है और जंग का दायरा भी बढ़ सकता है। लेकिन क्या यूरोप में शांति बहाल करने का कोई प्लान है? क्या कोई देश है जिसकी मध्यस्थता से ये लड़ाई रुक सकती है? यूरोप में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां जाने वाले हैं और उनके इस दौरे से शांति की उम्मीद बढ़ गई है। यूक्रेन समेत पूरी दुनिया की निगाहें अब प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे पर टिकी हैं। रूस के साथ भारत की दोस्ती भी पुरानी है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रधानमंत्री मोदी का अपना दबदबा भी है। ऐसे में दुनिया को वर्ल्ड वॉर से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि यूरोप के इस दौरे में प्रधानमंत्री यूरोप के 2 सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों का दौरा करने वाले हैं। ये साल 2022 में प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 2 मई से 4 मई तक यूरोप के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे और उनके राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात होनी है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक से भी मिलेंगे और उनके न्योते पर कोपेनहेगन जाएंगे, जहां वो दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। 4 मई को भारत लौटने से पहले मोदी फ्रांस में दूसरी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने इमानुएल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। जीत की बधाई तो देंगे ही साथ उनकी मुलाकातें बहुत अहम मानी जा रही है और उनसे मुलाकात करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेताओं में शामिल होंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा क्यों अहम है, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ रुख दिखाया है और ये बात यूरोप के देशों को बहुत नागवार गुजरी है। यूरोप के देशों ने भारत पर दबाव बनाने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि खबर ये भी आई कि जर्मनी इस साल की G20 बैठक में भारत को नहीं बुलाएगा। लेकिन भारत का दबदबा क्या है, इसे इस बात से समझिए कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खुद चांसलर ओलाफ स्कोल्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे और दोनों नेता भारत जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन यानी कि IGC की एक साथ अध्यक्षता भी करने वाले हैं। जर्मनी ने कहा है कि हम भारत के साथ तकनीक, शिक्षा और सुधार पर सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के बिना कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। भारत जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। जर्मनी के इस बयान से दुनिया के मंच पर भारत की अहमियत समझी जा सकती है। इसी तरह फ्रांस भी भारत का करीबी दोस्त है और अहम साझेदार भी है। जर्मनी और फ्रांस यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इन देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंग को खत्म करने के फॉर्मूले पर बात कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि अगर युद्ध को रुकवाने में भारत मध्यस्थता करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री की पहल से यूरोप के देश यूक्रेन और रूस शांति समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि यूरोप और दुनिया के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकता है। भारत अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ अपने रिश्तों की कदर करता है, उसको अहमियत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करे, यहाँ पर उसकी विदेश नीति में कोई हस्तक्षेप करे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का स्टैंड यूरोपीय देशों को रास नहीं आया, लिहाजा भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स से भारत बेअसर है। उल्टे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को फटकार लगाई, खुलकर कहा कि यूरोप को अपनी चिंता तो होती है, लेकिन एशिया में जब तनाव होता है तो यूरोप उसकी खबर तक नहीं लेता।
वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत ने दमदार आवाज में यूरोप और दुनिया से कहा हो कि हम विदेश नीति के मामले में किसी का ऑर्डर नहीं सुनते। ये बदलते भारत की नई पहचान है जो आज अमेरिका और यूरोप के सामने न सिर्फ आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, बल्कि उन्हें आईना भी दिखा रहा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर न्यूट्रल रुख दिखाने पर अमेरिका और यूरोप ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने हर मौके पर उन्हें दो टूक जवाब दिया। यहां तक कि दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान एस जयशंकर ने यूरोप को कटघरे में खड़ा कर दिया। साफ कहा कि जंग यूरोप में हो रही है तो उनको चिंता है, लेकिन एशिया में जब तनाव होता है तो ध्यान तक नहीं दिया जाता। I remember less than a year ago what happened in Afghanistan, where an entire civil society was thrown under the bus by the world. Or we in Asia face our own sets of challenges, which often, I would say, impact on the rules-based order. साफ है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो अमेरिका और यूरोप के घूरने पर अपनी नजरें झुका ले। अब भारत एक ऐसा ताकतवर देश है जो अपने हितों की न तो अनदेखी करता है और न ही किसी के सामने झुकता है। एस जयशंकर ने कहा, हमें अपने रुख पर भरोसा रखना होगा। मुझे लगता है दुनिया के साथ हमारा उसी तरह पेश आना बेहतर होगा जैसे हम हैं, न कि कोशिश करके उनके पिछलग्गू बन जाएं। रायसीना डायलॉग में एस जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध पर भारत का नजरिया साफ करते हुए कहा कि भारत शांति चाहता है और कूटनीतिक प्रयास के जरिए तनाव का समाधान चाहता है। लेकिन लगे हाथ विदेश मंत्री ने यूरोप को नसीहत दी कि अपने घर से बाहर के हालात को भी देखें और समझें। When a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. भारत ने अपने कूटनीति और विदेश नीति को इतना धारदार बना दिया है कि अब दुनिया भी इसकी धमक महसूस कर रही है। हाल ही में रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से खूब बयानबाजी हुई, लेकिन जब भारत ने इसका जवाब दिया तो सबकी बोलती बंद हो गई। Energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. इसी तरह जब मानवाधिकारों को लेकर अमेरिका ने ज्ञान देने की कोशिश की तो अमेरिका में रहते हुए एस जयशंकर ने करारा जवाब दे दिया। Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है। हाल के वर्षों में मजबूत अर्थव्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारा कद और ऊंचा हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप न सिर्फ भारत को गौर से सुन रहे हैं, बल्कि उसकी बातों को पहले से ज्यादा तरजीह भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अब यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज दे देते हैं। पहली बार कॉपियों की चेकिंग की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके लिए सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यानी कॉपी कहीं भी चेक हो रही हो, उस पर लखनऊ में बैठे बोर्ड के अधिकारियों की पूरी नजर रहेगी। यूपी में परीक्षा की कॉपियों में फर्जीवाड़े की शिकायत आम रही है, लेकिन उम्मीद अब ये की जा सकती है कि योगी सरकार के इस कदम से कॉपी जांचने में होने वाली धांधली रुक सकेगी।
पहले यूपी के 47 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पास करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत की और अब इन छात्रों की कॉपियों को चेक करने में शिक्षकों को पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन पहली बार इस काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसे हाईटेक बना दिया गया है। यूपी बोर्ड कॉपियों की चेकिंग की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि कॉपी जांचने के काम में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को दूर किया जा सके। इसके लिए लखनऊ में एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। लक्ष्य सफलता ये सिर्फ उन छात्रों के लिए नहीं है जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यूपी बोर्ड से दी है इस बार, बल्कि यूपी बोर्ड के लिए भी है जो देश में परीक्षा कराने वाला सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड है। 47 लाख से ज़्यादा छात्र यूपी बोर्ड से शामिल हुए हैं परीक्षा में, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी के प्रयोग से किस तरह से जो मूल्यांकन केंद्र हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है ये आज हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ में ये मॉनिटरिंग सेंटर बना हुआ है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्यालय है वहाँ पर, और यहाँ से ये पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। प्रदेश भर में जो मूल्यांकन केंद्र बने हुए हैं उनकी ये मॉनिटरिंग। इस मॉनिटरिंग सेंटर में यूपी के सभी 18 मंडलों की अलग अलग डेस्क बनाई गई है जिन पर यूपी बोर्ड के अधिकारियों की ही ड्यूटी लगाई गई है जो सभी 271 सेंटर पर हो रही कॉपियों की चेकिंग पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पूरा आप रिव्यू देखिए, इसका पूरा है मंडल वाइज इसका किया जा रहा है। यहाँ से जो कापियों की जो इवैल्यूएशन हो रहा है उनकी भी मॉनिटरिंग हो रही है और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या कंडीशंस जा रही हैं वो भी मॉनिटरिंग हो रही है और इसके साथ ही जो वहाँ से भी डाटा फीडिंग कराई जा रही है। यूपी बोर्ड में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या किसी भी दूसरे बोर्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है और इस बार 47,75,749 छात्रों ने परीक्षा दी है जिनकी 2,63,00,000 कॉपियों को जांचना आसान काम नहीं है। ऐसे में बोर्ड अपनी तरफ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ बोर्ड की विश्वसनीयता भी बनी रहे। ये एक बहुत ही इनोवेटिव और बिल्कुल न्यू कार्य है और बहुत ही उत्साह से सब इसको कर भी रहे हैं। कॉपियों को चेक करने का काम 23 अप्रैल को शुरू हुआ था जिसके मई के दूसरे हफ्ते तक पूरा होने की उम्मीद है। मॉनिटरिंग के अलावा छात्रों और उनके माता पिता की मिलने वाली शिकायतों का निपटारा भी सोशल मीडिया के जरिए बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। ये है